हेलो एंड वेलकम टू द क्रॉनिकल्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। माय नेम इज आलोक सिंह और हमारी 500 एमसीक्यू सीरीज में आज हम हिस्ट्री के पार्ट 3 के क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं। इनिशियल 2 पार्ट हमने हिस्ट्री के कर लिए हैं। साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चन आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और उसको प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं आज पार्ट 3 में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये मोर स्पेसिफिक मेडिवल इंडिया से रिलेटेड एक टॉपिक है, जिसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या हमसे पूछता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रुद्रम देवी। एक पर्सनालिटी है रुद्रम देवी, उनके बारे में आपको इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, जिसमें पहला स्टेटमेंट आपको बोलता है रुद्रम देवी इज ऑल्सो नोन एज राय गज केसरी। रुद्रम देवी को जो है राय गज केसरी के नाम से जानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है कि इंस्क्रिप्शन लार्जली प्रोजेक्ट हर एज ए हीरोइक किंग नॉट अ क्वीन। रुद्रम देवी से रिलेटेड कोई इंस्क्रिप्शन है, जो भी इंस्क्रिप्शन है उसमें रुद्रम देवी को ऐसा हीरोइक किंग देखा के बताया गया है रेदर देन अ क्वीन। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन आपसे बोलता है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज और करेक्ट। क्या पहला स्टेटमेंट सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, या चौथा इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ना आपको लग रहा होगा कि ये पर्सनालिटी आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से आ गई है, राइट। एक रैंडम सा नेम लग रहा है रुद्रम देवी पर। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं ढंग से पढ़ी है तो ये आपको एक जेनेरिक, एक अननोन सा नेम लग रहा होगा, एक अननोन सी पर्सनालिटी अपीयर हो रही होगी। लेकिन ये रुद्रम देवी, अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ें तो उसमें स्पेसिफिक इनके बारे में मेंशन किया गया है। ना ये टर्म जो है मेडिवल हिस्ट्री से पर्टिकुलरली लिया गया है। मेडिवल हिस्ट्री में एक हिस्टोरियन है मिनहाज उस शिराज। मिनहाज उस शिराज ने एक बुक लिखी थी तबाके नासरी। इन्होंने एक बुक लिखी थी तबाके नासरी, जिसमें इंडिया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें जो है इस कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में मिनहाजुल शिराज ने 3 विमेन पर्सनालिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है। मोर स्पेसिफिक मेडिवल हिस्ट्री से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले इन्होंने जो है रजिया सुल्तान के बारे में बताया है। रजिया सुल्तान एस यू नो की इल्तुतमिश की सक्सेसर थी और पहली विमेन क्वीन है दिल्ली सल्तनत की इंडिया में। पहली विमेन क्वीन है रजिया सुल्तान, जिनके बारे में मिनहाजुल शिराज बताते हैं। और रजिया सुल्तान के बारे में अगर आपने पढ़ा हो कि इनके जो कोर्सियन है उस समय के तुर्काए चहलगनी जो इंपॉर्टेंट रूल मेंबर्स हुआ करते थे किंगडम में, वो अगेंस्ट रजिया सुल्तान थे कि वो अपने आप को किसी विमेन के थ्रू रूल करते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो वो अगेंस्ट रजिया सुल्तान थे। बट डिस्पाइट ऑल, मिनहाजुल शिराज बोलते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन में रजिया सुल्तान के बारे में बताया गया है उसमें ये मेंशन किया गया है कि रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी है, उनकी सक्सेसर है और वो किंग दिल्ली सल्तनत को रूल कर रही थी। लेकिन इसके ही कंपैरिजन में रजिया सुल्तान के अलावा 2 और फीमेल पर्सनालिटीज के बारे में मिनहाज उस शिराज बताते हैं। एक आपका ये रुद्रम देवी है। ये रुद्रम देवी जो है काकतीय डायनेस्टी है, जो कि आज का मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश है, वहां पे काकतीय डायनेस्टी रूल करती थी। वहां की एक क्वीन थी जो कि उस टाइम की कंटेम्प्रेरी रूलर हुआ करती थी। ऐसे क्वीन ये रूल कर रही थी इनके बिहाफ पे, अपने ग्रैंडसन के साथ मिलके ये जो है काकतीय डायनेस्टी को रूल कर रही थी। और इनके सामने भी सिमिलर चैलेंजेस थे जैसे रजिया सुल्तान के टाइम रजिया सुल्तान के साथ थे, कि जो भी किंगडम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे वो अगेंस्ट इनके रूल थे। लेकिन जैसा रजिया सुल्तान ने अपने आपको अपने इंस्क्रिप्शन में बताया था कि वो इल्तुतमिश की बेटी हैं, राइट, और वो रूल कर रही थी, लेकिन इनके केस में, रुद्रम देवी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो है अपनी आइडेंटिटी को कंसील रखा था और ऐसे मेल की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, एक हीरोइक किंग की तरह। तो उस पर्सपेक्टिव से ये जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, द इंस्क्रिप्शन लार्जली प्रोजेक्ट हर एज अ हीरोइक किंग नॉट अ क्वीन। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने अपने आप को जो है रुद्रदेव महाराज के एक्रोनिम से जो है, नेमिंग से जो है, इंस्क्रिप्शन से अपनी एक्टिविटी को जो दिखाया है, राइट। तो ये किंग की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो पहला स्टेटमेंट है, रुद्रम देवी इज ऑल्सो नोन एज राय गज केसरी। राय गज केसरी का मतलब होता है
एलिफेंट टू द एनिमी किंग्स, मतलब इतनी वैलियंट वैरियर थी कि जो भी एनिमीज थे उनके अगेंस्ट में बहुत वैलेंटली लड़ाई करती थी। तो इसी पर्सपेक्टिव से इनको जो है ये उपाधि दी गई है। तो इस हिसाब से ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, बोथ 1 और 2 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यू कैन सी दिस, ये एनसीईआरटी की स्निपेट्स है मैंने जो आपके लिए ली है, जिसमें मिनहाज और शिराज हैं वो इनिशियली जो है रजिया सुल्तान के बारे में बताते हैं कि मिनहाज और शिराज थॉट दैट क्वींस रूल वाज अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर, जो उस समय का सोशल ऑर्डर था जिसमें मेल ही रूल करते थे, जो किंग होता था वो मेल ही होता था। लेकिन रजिया सुल्तान का टेन्योर अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर था। इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, जो ऊपर वाले की क्रिएशन जैसा एक सोशल ऑर्डर बताया गया था, उसमें रजिया सुल्तान का जो रूलिंग था वो कहीं एक्सेप्टेबल नहीं था। ये मिनहाज और शिराज बताते हैं। लेकिन फर्दर 2 वुमेन क्वींस के बारे में और बताते हैं। जैसे अभी मैंने क्वीन रुद्रम देवी के बारे में बताया कि 1262 से लेकर 1289 तक इन्होंने जो है काकतीय डायनेस्टी में रूल किया था, और इन्होंने अपना नाम जो है कंसील किया था, बदल के जो है महाराज रुद्रदेव के नाम से जो अपने आप को इंस्क्रिप्शन खुदवाए थे अपने नाम को, अपनी विमेन एज अ फीमेल आइडेंटिटी को उन्हें रिवील नहीं किया था। और जो तीसरी रूलर आपकी क्वीन दीदा है। दीदा का मतलब दीदी, दैट इज एल्डर सिस्टर। ये क्वीन दीदा जो है कश्मीर से रूल करती हैं। इसके बारे में मिनहाज और शिराज ने जो है बताया है कि क्वीन दीदा भी जो एक फीमेल है जो कि उस टाइम पे रूल करती थी। तो ये इंफॉर्मेशन इससे अवेलेबल है। तो इस पे बेस यूपीएससी ने अपने एक एग्जामिनेशन में ऑफ रिसेंट की क्वेश्चन पूछा है, जिसमें यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन की काकतीय डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर है। अमॉन्ग द फ्यू वुमेन्स जो उस टाइम की सिलेक्टेड वुमेन्स ही, अभी 3 हमने नाम डिस्कस किए, उनमें से ये एक थी। और सदर्न इंडिया में जो है ऐसी पहली लेडी थी जो ऐसा फीमेल लीड कर रही थी ऐसे किंगडम को, राइट। और ये जो अपने आप को रुद्रदेव महाराज के नाम से इंस्क्रिप्शंस पे अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती हैं। और फर्दर जो है लाइन टू द एलिफेंट किंग, राय गज केसरी की उपाधि भी जो है इन्होंने धारण की थी। तो ये जो है एक मेडिवल हिस्ट्री से एसोसिएटेड है और मोर स्पेसिफिक एनसीईआरटी से है। ऐसे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं। एंड मोर स्पेसिफिक अगर कोई फीमेल सेंट्रिक पर्सनालिटी है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यूपीएससी का स्पेसिफिक फोकस ऐसे जेंडर वाले जो प्रेफरेंसेस होते हैं, मोर स्पेसिफिक वुमेन सेंट्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे यूपीएससी का स्पेशल फोकस होता है। ये जो है आपका एक मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडिया से लिया गया है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1857। यहाँ पे आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से कुछ पर्सनालिटीज के नाम दिए गए हैं और ये बताया गया है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फॉर्म किया गया था। और से इन 4 जो पर्सनालिटीज, जो 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन इससे एसोसिएटेड है? क्या ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता इससे एसोसिएटेड है? क्या ऑप्शन बी दादा भाई नेहरूजी इससे एसोसिएटेड है? क्या ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन होम इससे एसोसिएटेड है? या ऑप्शन डी आपके एमजी रेनाडे इससे एसोसिएटेड है? आपको आइडेंटिफाई करना है। आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को देखें, एनालाइज करें और करेक्ट आंसर को आप आइडेंटिफाई करें। नाउ क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में पूछा गया है, इससे पर्सनालिटी कौन सी एसोसिएटेड है। तो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में देख लेते हैं कि ये बॉडी जो है जनवरी 1885 में फॉर्म की गई थी। जनवरी 1885 में फॉर्म की गई थी और इसका कोर पर्पस जो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन हमारे इंडिया में प्रिवेल कर रही थी, उसी के अगेंस्ट में, उसी के रिएक्शन में ये बॉडी स्टैब्लिश की गई थी। जैसे आपका उस टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है एसोसिएटेड था, जिसमें ये बोला गया था कि इंडियन जजेस अब यूरोपियंस को भी इंडिया में ट्राई करेंगे। तो बहुत कंट्रोवर्सी अराइज हुई थी, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली जो सिचुएशन थी इस बिल के थ्रू खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस पे बहुत सारा डिस्प्यूट अराइज हुआ। जो यूरोपियंस थे, टी प्लांटेशन कंपनी रन कर रहे थे, वो इसके अगेंस्ट में तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से एसोसिएटेड था उस टाइम का टाइम पीरियड। बियॉन्ड लॉर्ड लिटन उस टाइम पे रूल कर रहा था और इनके बहुत सारे पॉलिसीज जो थी एक क्रिटिसिज्म रन करा रही थी। जैसे आर्म्स एक्ट का इशू, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का इशू लॉर्ड लिटन ने रन कराया था। तो इसी बैकड्रॉप में, इन्हीं सब इश्यूज को ध्यान में रख के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फॉर्मेशन जनवरी 1885 में शुरू होता है। और इसके फाउंडिंग मेंबर जो होते हैं वो आपके फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग अलॉन्ग विथ बदरुद्दीन तायवजी जी जो है इस
केटी तेलांग प्लस बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फॉर्मेशन जनवरी 1885 में करते हैं ताकि इन मुद्दों पे जो है आवाज उठाई जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कि फिरोज शाह मेहता इज अ पर्सनालिटी एसोसिएटेड विद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दैट वाज बीइंग फॉर्म्ड इन जनवरी 1885। अब कांग्रेस आईएनसी की भी फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी फॉर्मेशन जो 1885 में हुई थी, लेकिन ये दिसंबर के मंथ में हुई थी, यानी कि इससे पहले ही आईएनसी के फॉर्मेशन से पहले ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था और ये एसोसिएशन ऐसा प्लेटफॉर्म सर्व हुई थी पहली मीटिंग जो आईएनसी की हुई थी उसके लिए, राइट। ऐसा प्रिकर्सर थी ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जिसके बिहार पे दिसंबर 1885 में आईएनसी की पहली जो मीटिंग हुई थी। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए है। लेकिन साथ ही साथ बाकी तीन ऑप्शन, बाकी तीन पर्सनैलिटीज के बारे में भी थोड़ा हम रिविजन कर लेते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका दादा भाई नेहरूजी हैं, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के रूल से एसोसिएटेड जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हमारी कंट्री का हो रहा था उसके बारे में भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की क्रिएशन की थी, किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और साथ ही साथ 1867 में इन्होंने लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट दादा भाई नेहरूजी ने किया था और उसका कोर पर्पस था इंडिया में जो भी एट्रोसिटीज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उनकी आवाज को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, और इसी बिहाफ पे जो है उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन दादा भाई नेहरूजी ने किया था। तो ये कुछ दादा भाई नेहरूजी से एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन थी। ऑप्शन सी जो है आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, इनको A.O. ह्यूम भी बोलते हैं। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश में जो है ये सिविल सर्वेंट थे, और इनका इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के लिए। जब 1885 में आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तो ऑक्टेवियन ह्यूम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन जो इसके पीछे स्ट्रैटेजी बताई जाती है वो है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। एक वेंटिलेशन प्लेटफॉर्म डफरिन along with एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बनाना चाहते थे उस समय के पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रख के। उनका ये पर्सपेक्टिव था कि अगर कुछ ऐसी पॉलिटिकल बॉडी बनाई जाती है तो लोगों का थोड़ा मेंटल डिस्ट्रैक्शन होगा, जिससे जो भी उस समय की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वो थोड़ी सप्रेस होगी। तो ऐसे सेफ्टी वॉल थ्योरी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है आईएनसी के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। एंड फर्दर जो आपके एमजी रनाडे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। इनका जो रोल है इंडिया में उस समय की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रन कर रही थी, जैसे डावरी का इशू, सती प्रथा, विडो रीमैरिज के अगेंस्ट में जो कल्चर रन कर रहा था, या चाइल्ड मैरिजेस जो हो रहे थे उसके अगेंस्ट में एमजे रनाडे जी ने जो है प्रार्थना समाज की स्टैब्लिशमेंट की थी अलॉन्ग विथ आत्मारंग पांडुरंग, राइट। एक प्रार्थना सभा की स्टैब्लिशमेंट की थी सोशल रिफॉर्म को ले आने के लिए, राइट। तो ये चार इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो कि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, ये कुछ क्वेश्चन इसलिए मैंने ये पुटअप किया ऑन पर्पस कि अभी जो है हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है अपना कंप्लीट कर चुके हैं और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है अमृत भारत महोत्सव, ऐसा गवर्नमेंट जो है सेलिब्रेट कर रही है। तो जो भी हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस से एसोसिएटेड पर्सनालिटीज हैं, जो भी अनसंग हीरोज हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट स्पेसिफिक फोकस ले आ रही है। तो फिरोज शाह मेहता से भी रिलेटेड उनकी जो है ऐसे स्ट्रैटेजी थी, और भी ऐसे पर्सनालिटीज हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब आप रिविजन करें तो ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में देख लें कि देयर आर चांसेस, क्योंकि ऐसा कुछ इंसिडेंट गवर्नमेंट रन करा रही है, ऐसा इवेंट रन हो रहा है, तो ऐसे एसोसिएटेड क्वेश्चन जो है यूपीएससी में अभी इस कंटेम्परेरी टाइम पीरियड में पूछे जा सकते हैं। दीज आर सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऑफ रिसेंट यूपीएससी के एग्जामिनेशन में इस ईयर 2024 में पूछा गया है, तो देखते हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं यानी। क्वेश्चन आपसे पूछता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ अधिष्ठाना अधिकारन ऑफ कोटिवर्षा इन गुप्ता पीरियड। अधिष्ठाना अधिकारन कोटिवर्षा इन गुप्ता पीरियड,
ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अभी हम देखेंगे आखिर क्या है। यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी कि गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड का ये जो क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसमें से नहीं है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट a member of अधिष्ठान अधिकारन of कोटि वर्षा in the गुप्ता पीरियड। ऑप्शन ए है आपका सातवा, ऑप्शन बी है आपका महतर, ऑप्शन सी है आपका प्रथम कायस्थ एंड ऑप्शन डी आपका जो है प्रथम कुलिका। इन 4 स्टेटमेंट्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया हो तो इसमें से एक ऑप्शन आप शायद एलिमिनेट कर सकते हैं या उसके बारे में आपको अवेयरनेस होगी। ऑलरेडी यूपीएससी ने जो है 72 पे बेस्ड क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर में पूछा है, राइट। और इसी थीम पे यू कैन सी कि इस साल एक सब्सिक्वेंट एनडीए या सीडीएस में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो देखते हैं कि आखिर ये है क्या। पहले गुप्ता पीरियड के बारे में देख लेते हैं। गुप्ता पीरियड आपका जो है 4th से 6th सेंचुरी तक रूल किया इस डायनेस्टी ने। एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें। इसके जो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के वो श्रीगुप्त को क्रेडिट दिया जाता है। श्रीगुप्त वॉज the person responsible for establishment of Gupta Empire. Subsequently चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त वन के बारे में हम पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जो इसी गुप्ता डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। नाउ इनके की फैक्ट इनके एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड ये था कि इन्होंने अपने एम्पायर को 26 प्रोविंस में डिवाइड किया था। 26 प्रोविंस में गुप्ता एम्पायर को डिवाइड किया गया था, राइट। और ये प्रोविंस फर्दर जो है विषय में से डिवाइडेड थे फर्दर अर्बन एरियाज जो है, और उसको जो है हेड करते थे विषयापति, राइट। ये विषयापति जो है इस 26 प्रोविंस के फर्दर डिवीजन को हेड करते थे और इसी के फर्दर सब डिवीजन में एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते थे, 5 बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते थे जिनको अधिष्ठान अधिकारन ऑफ कोटि वर्षा बोलते थे। ये 5 बोर्ड मेंबर है गुप्ता पीरियड में जो कि उस समय गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, जिसमें पहला आपके सारथवा है, दूसरा प्रथम कायस्थ एंड तीसरे जो है प्रथम कुलिका एंड श्रेष्ठीन थे जो कि वहां के ट्रेडिंग कम्युनिटी को ध्यान में रखते थे, उनको गवर्न करते थे। तो ऐसे 5 बोर्ड मेंबर जो है इस अधिष्ठान अधिकारन ऑफ कोटि वर्षा इन द गुप्ता पीरियड जो है रूल करते, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है गवर्न करते थे और ये जो है गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब जो इसके पार्ट नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर, तो ये महतर्स थे। महतर जो थे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड थे। ये 3 टर्म्स जो हैं अर्बन एरिया से एसोसिएटेड है एंड ऑलरेडी आई डिस्कस कि महतर से एसोसिएटेड जो है यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है महतर्स। महतर्स इसका हिस्सा नहीं है। रेदर सारथवा, प्रथम कायस्थ अलोंग द प्रथम कुलिका ये अधिष्ठान अधिकारन ऑफ कोटि वर्षा ऑफ द गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है। नाउ यू कैन सी कि ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। क्लास 6 की एनसीईआरटी आवर पास्ट वन, वहीं से क्वेश्चन पुटअप किया गया है जहां पे ये इंफॉर्मेशन दी गई कि बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मेन प्रोबब्ली हैड टू से इन लोकल एडमिशन दिस इंक्लूडेड नगर श्रेष्ठी। जो नगर श्रेष्ठी थे वो जो थे चीफ बैंकर थे या मर्चेंट ऑफ द सिटी उनको बोलते थे। सारथवा ऑप्शन ए जो था वो मर्चेंट कारवांस को देखते थे, सारथवा जो होते थे। प्रथम कुलिकास जो थे वो चीफ क्राफ्ट्समैन थे और कायस जो थे, प्रथम कुलिका जो चीफ क्राफ्ट्समैन या जो हेड होते थे कायस्थ के, उनको बोला जाता था। तो ये पर्सनालिटीज जो हैं आपके गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है। यू कैन सी कि उपारिका विषयपति जो थे हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, नगर श्रेष्ठी चीफ मर्चेंट है, सारथवा चीफ कारवा ट्रेडर है। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट मेंबर्स है इस बोर्ड के, जिसको अधिष्ठान अधिकारन ऑफ कोटि वर्षा बोलते हैं, ये इससे एसोसिएटेड है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन पुटअप किया, डिस्कस किया। नाउ फर्दर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से क्वाइट इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके देखेंगे।
जो क्वेश्चन बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमर्जेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। नेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में बोलता है इन इंडिया बिटवीन द 18th एंड 19th सेंचुरी। 18th एंड 19th सेंचुरी के बारे में टाइम पीरियड के दौरान जो नेशनल कॉन्शियसनेस था उसके बारे में इन स्टेटमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड एजुकेशन, the spread of printing press and education and inflow of modern ideas help India regeneration। प्रेस और एजुकेशन ने जो है मॉडर्न आइडियाज को डेवलप किया जिससे इंडिया का रीजनरेशन हुआ। स्टेटमेंट 1 ये बोलता है। स्टेटमेंट 1 आपसे बोलता है द रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प डेवलप अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी अमॉन्ग द पीपल। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्या स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग जो ऑप्शन बी में है, क्या स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, या चौथा नाइदर 1 नॉर 2 यानी कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ये हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ यहाँ नेशनल कॉन्शियसनेस की बात की गई है और टाइम पीरियड 18th एंड 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड बोला गया है, यानी कि पोस्ट अराउंड बैटल ऑफ प्लासी के बाद से लेके आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के अराउंड का जो टाइम पीरियड है, जो इंडिया में उस समय का सिनेरियो था, उसको ध्यान में रख के आपको इन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। नाउ एज यू नो कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक रूल स्टैब्लिश हो जाता है। हमारी कंट्री जो थी एज अ नेशन, शायद हम उसको नहीं बोल सकते, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में बटी हुई थी। एज अ नेशन का कंसेप्ट तब हमारी कंट्री में नहीं था, छोटे छोटे राजाओं के एम्बिट में हुआ करते थे, लोग लोकलाइज होते थे, तो दूसरे की प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं था क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं होते थे, राइट। तो अगर ब्रिटिशर्स कहीं किसी जगह पे या ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री खोल रही है, कोई रूल स्टैब्लिश कर रहा है, तो दूसरे पार्ट ऑफ द जो हमारी कंट्री उसमें उनको कुछ लेना देना नहीं था कि हमसे उससे क्या लेना देना है। क्यों? क्योंकि एक मेंटल सेपरेशन था, कॉलोनियल रूल को एक्सेप्ट कर लिया था। वहां पे इतनी इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस नहीं था लोगों में कि अगर उनके यहाँ पे ऐसा रूल इम्पोज कर रहे हैं तो कल के टाइम पे हमारे यहाँ भी ये दिक्कत हो सकती है, हमारे प्रोविंस में भी, हमारे स्टेट में। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस और एजुकेशन ने इस चीज में चेंज लेके आया, एक रीजनरेशन। यहाँ पे जो बोल रहा है रीजनरेशन ऑफ इंडियन थॉट प्रोसेस। प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, न्यूज़पेपर आने लगे, जर्नल्स आने लग गए, एक पार्ट ऑफ द कंट्री की इंफॉर्मेशन दूसरे जगह पे, दक्षिण भारत की इंफॉर्मेशन आपको नॉर्दर्न इंडिया में मिलने लगी, तो लोगों को एक अवेयरनेस जनरेट हुई कि उनकी कंट्री में हो क्या रहा है, राइट। अगर ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं पे कुछ ऑपरेसिव एक्टिविटी कर रही है तो उनके पॉलिसीज के बारे में लोगों को अवेयरनेस जनरेट हुई। तो प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत ही हेल्प किया। एजुकेशन ने क्रिटिकल थॉट प्रोसेस को जनरेट करने की कैपेबिलिटी बिल्डअप की। लोग अब ऐसा नहीं कि उनको ऑपरेस करो तो वो दबे कुछ ले रहे, उनके अंदर एक थॉट प्रोसेस है, जो गलत है गलत को गलत समझें, राइट, किसी दूसरे के बहकावे में ना आए। तो एजुकेशन ने एक इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस बिल्डअप किया और इसने हेल्प किया थ्रू आउट द कंट्री जो है आइडियाज के एक्सचेंज के लिए। तो लोगों में क्या हुआ, लोगों में जो है एक अवेयरनेस डेवलप हुई और साथ ही साथ यूनिटी, एकता की भावना डेवलप हुई, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुआ, राइट। एंड बियॉन्ड दिस जो है रेवोल्यूशनरी थॉट प्रोसेस भी आने लगे अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। भी हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके बीच में एक थॉट प्रोसेस आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को हटाना है, राइट। और जो सेकंड स्टेटमेंट आपका बोलता है द रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प डेवलप अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। ये आई डिस्कस कि एक नेशनल यूनिटी की भावना डेवलप हुई जब उनको ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट में इनको हमारे सिटीजन्स को अवेयरनेस होने लगी थ्रू डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन। तो एक यूनिटी की भावना डेवलप होने लगी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इनमें से कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन डी, यानी कि नाइदर 1 नॉर 2 आर इनकरेक्ट, यानी कि दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहां पे आपकी ट्रैपिंग हो सकती है एग्जामिनेशन में। आप एक्साइटमेंट में देखेंगे कि इजी क्वेश्चन है और यहां पे आप गलतियां कर सकते हो। तो ये चीज एग्जामिनेशन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो उस पर्सपेक्टिव से इसका जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दीज आर द बेसिक थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, जो की टर्म्स यहाँ पर रखे गए उनको एक बार आप वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लें।
नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूपीएससी ने ऑफ रिसेंट इसी थीम पे एक क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन में पूछा था और ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है। क्वेश्चन आपसे बोलता है व्हाट इज हलीसालेसिया एज डिपिक्टेड इन बाग केव पेंटिंग। यहाँ पे की टर्म हलीसालेसिया है, एक पेंटिंग है जो कि बाग केव में बनाई गई है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये किससे रिलेटेड है। आपका ऑप्शन ए है एक क्लासिकल डांस फॉर्म, क्या ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। ऑप्शन बी आपसे बोलता है कि ये एक फोक डांस फॉर्म है। ऑप्शन सी आपसे बोलता है कि ये एक फोक फॉर्म ऑफ थिएटर है। एंड ऑप्शन डी आपसे बोलता है प्रिकर्शन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। इन चारों ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को एक बार पॉज करें, स्टेटमेंट को रीड करें और थोड़ा अपना कॉमन एप्टीट्यूड लगाएं। इन केस अगर आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है या इससे इन्फॉर्मेशन को आपने ग्रास्प नहीं किया है तो अपने कॉमन लॉजिक से इसको कैसे एलिमिनेट करके राइट आंसर पे आप आ सकते हैं। नाउ यहाँ पे हलीसालेसिया के बारे में बोला गया है और सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है बाग केव। बाग केव आपका जो है मॉडर्न मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पे केव है जहाँ पे केव के अंदर कुछ पेंटिंग्स की गई हैं और उन्हीं पेंटिंग से बेस्ड ये थीम पे क्वेश्चन बनाया गया है, राइट। तो इसमें जो पहला ऑप्शन जो है आपका एक क्लासिकल डांस फॉर्म बोला गया है कि ऑप्शन ए जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है। ना आपको थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए अगर आपने आर्ट एंड कल्चर थॉरली पढ़ा हो, क्लासिकल डांस फॉर्म और फोक डांस में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन का, एक डिसिप्लिन का। जैसे भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है, उसमें हैंड आई का मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, सब कुछ बहुत ही स्मूथली होता है। रेदर उसके कंपैरिजन में जो फोक डांस है उसमें आप रैंडमनेस में मूवमेंट होती है, जैसे भांगड़ा हुआ, राइट, उसमें आप हैंड आई कैसे हुए मूव कर सकते हो। तो इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड आर्टिकुलेशन नहीं है, आप खुद मजे से जैसे शादी में डांस कर रहे हैं वैसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल डांस फॉर्म में एक आर्टिकुलेशन, एक स्मूथनेस होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन लॉजिक लगाओ कि अगर केव में पेंटिंग की गई हो, राइट, और अर्लियर टाइम पीरियड ऑफ द हिस्ट्री से एसोसिएटेड है, तो क्या क्लासिकल डांस फॉर्म की पॉसिबिलिटी इस ऑप्शन में बनती है। थोड़ा सा कॉमन एप्टीट्यूड, बहुत ही लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये शायद ऑप्शन ए इसमें से एलिमिनेट हो सकता है। ऑप्शन बी जो है एक फोक डांस फॉर्म, शायद इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उस टाइम पे लोग ऐसा फोक डांस होता हो और उसकी केव पेंटिंग की जा सकती हो। ये ऑप्शन सी और डी की भी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, ऑल्दो डी थोड़ा सा ऐसा लग सकता है जैसा ये टर्म लिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है एक फोक डांस फॉर्म है जो कि बाग केव में पाया गया था पेंटिंग्स में, और इसी को जो हलीसालेसिया बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर है। ये ऑप्शन एक गलती से पुटअप कर दो। यू कैन सी ये आपकी इमेज जो है वहाँ एनसीईआरटी से ली गई है, ऐसी इमेज आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, राइट। तो हलीसालेसिया इज अ फोक डांस फॉर्म फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया दैट इज डिपिक्टेड इन द मुरल्स इन द बाग केव 4। मुरल जो है आपकी वॉल पे पेंटिंग जो की जाती है उनको मुरल्स बोलते हैं, और ये बाग केव की जो केव नंबर 4 है वहाँ पे ये फोक डांस फॉर्म की पेंटिंग अवेलेबल है। बाग केव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो 9 रॉक कट माउंटमेंट्स हैं, रॉक को कट के माउंटमेंट बनाए गए, उनमें जो केव्स हैं उनमें से उन्हीं को जब बाग केव बोलते हैं। मॉडर्न डे मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो ये लोकेटेड है, और इनको जो है गोल्डन एज ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट बोला जाता है। इंडियन क्लासिकल आर्ट का जो है गोल्डन टाइम पीरियड। और इस केव का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे दत्तका, उन्होंने इस जो केव का एस्टैब्लिशमेंट किया था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो एंशिएंट टाइम पीरियड में रफली 4 to 6 सेंचुरी तक गुप्तास ने रूल किया था। तो उन्हीं टाइम पीरियड के बीच में जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे दत्तका, इन्होंने जो है इस केव का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया था। और इसमें जो है द पेंटिंग्स इन द केव आर कंसिडर्ड टू द बुद्धिस्ट आर्ट पे स्पेसिफिकली फोकस्ड है, बट ये अजंता केव्स के कंपैरिजन में क्वाइट सिंपलर एंड प्लेनर है। ये एक एनसीईआरटी बेस्ड थीम पे आपका क्वेश्चन है जो कि ऑफ रिसेंट यूपीएससी ने अपने एक एग्जामिनेशन में पूछा था। तो आपको यू कैन सी कैसे नेचर ऑफ द क्वेश्चन बेसिक बुक से यूपीएससी टाइम एंड अगेन जो है पूछती रहती है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं। Consider the following statements about the historical evidence of inscription in India.
हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे की टर्म जो है इंस्क्रिप्शन है, इस पर हिस्टोरिकल एविडेंस के पर्सपेक्टिव में ये दो स्टेटमेंट को देखना है, जिसमें स्टेटमेंट 1 आपसे बोलता है कि द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी एंड खरोस्ती। जो सबसे पुराने डेसिफर्ड मतलब जिनको रिवील किया जा चुका है, वो इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट में है। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है, ये आपको देखना है। स्टेटमेंट 2 आपसे बोलता है द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन तमिल लैंग्वेज, पर्टिकुलरली यहाँ पे तमिल लैंग्वेज का बोला गया है कि आर कॉपर प्लेट ग्रांट्स। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज और करेक्ट। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए आपसे बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन 2 बोलता है दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी बोथ है 1 and 2 एंड ऑप्शन डी सेज नाइदर 1 nor 2। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को रीड करें, एनालाइज करें और फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, देखें आपकी प्रिपरेशन कैसी है। यहाँ पे जो की टर्म अवेलेबल है इंस्क्रिप्शन, राइट। इंस्क्रिप्शन के बारे में बोला गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्क्रिप्शन आखिर क्या होता है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट से कैसे डिफर करता है। अगर आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें इंस्क्रिप्शन के बारे में एक डेफिनेशन दिया गया है कि किसी भी हार्ड मेटेलिक सरफेस पे अगर कुछ लिखा गया, खुदाई करके कुछ लिखा गया हो, उस चीज़ को जो है इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो हिस्टोरिकल एविडेंसेस का एक सोर्स होते हैं। जैसे अगर हमें किसी की हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी पता करनी हो तो हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू कुछ अवेयरनेस हो जाती है। और क्या क्या सोर्सेस हिस्टोरिकल एविडेंसेस के लिए होते हैं, एक तो हुआ कि आपका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन आप कर रहे हैं, जैसे हड़प्पा में वहाँ की स्क्रिप्ट नहीं डिसिफर की गई, जो भी लिखा गया है कि क्या इन्होंने लिखा है, लेकिन वहाँ की आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करके, वहाँ की पुरातत्व की खुदाई करके हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता कर सकते हैं। दूसरा आपका मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि हाथ से लिखा जाए, मैनुअल मोड में लिखा जाए, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। तो एंशिएंट टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि बर्ड्स के ट्रीज पे, पाम की पत्ते पे जो है उस समय पे मैनुअली लिखा जाता था, जो कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस को बताता है। और तीसरा आपका जो है ऐसे इंस्क्रिप्शन जो कि हार्ड मेटेलिक सरफेस पे लिखे जाए, या तो रॉक्स पे लिखा जाए या किसी मेटल सरफेस पे। जैसे अशोकन टाइम पीरियड में हम देखेंगे पिलर और रॉक एडिट से उस पर किंग अशोका ने अपने मैसेजेस को लिखा था, राइट। तो उसको जो है उन टर्म को जो है इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, राइट। तो इंस्क्रिप्शन हमने समझ लिया कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। अब इसमें बोल रहा है ओल्डर डेसिफर्ड, यानी कि लिखा तो गया हो लेकिन वो डेसिफर भी किया गया हो, यानी कि उसकी जो लिखा है उसका पर्पस हमें पता हो क्या है। तो वो बोल रहा है कि द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस आर ब्राह्मी एंड खरोस्ती। नाउ ये लिखने की जो रिटन एविडेंसेस की शुरुआत है इंडिया में जो डेसिफर्ड है, वो अशोकन टाइम पीरियड से, मॉडर्न टाइम पीरियड में अशोका जो किंग अशोका थे उन्हीं के टाइम पीरियड से ये रिटन एविडेंसेस हिस्टोरिकल सोर्स के अवेलेबल है, उनके रॉक और पिलर एडिक्ट्स, राइट। तो जो ये डेसिफरमेंट है, इसका जेम्स प्रिंसप जी ने जो है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोका ने लिखा था, उसकी डेसिफरमेंट 1860s में की थी। तो ये पहला फर्स्ट हाफ सही है कि इज द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शन, जो कि ब्राह्मी और खरोस्ती में लिखी जाती थी। ब्राह्मी और खरोस्ती, राइट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है आपकी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो भी अशोकन पिलर्स पाए गए हैं उस पे जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया एक लिपि है, लिखने का अंदाज जो कि राइट टू लेफ्ट से लिखा जाता है। ये राइट टू लेफ्ट इनकी राइटिंग प्रैक्टिस है, जो कि आज की मॉडर्न जो हम हिंदी जैसे लिखते हैं वैसे ही कुछ ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता था। और जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, कांधार के आसपास वाला रीजन, वहां पे जो है अशोकन एम्पायर के डोमेन में ये रीजन था, तो वहां पे जो है खरोस्ती स्क्रिप्ट का जो है यूज किया था अशोकन एम्पायर के टाइम पीरियड पर। तो ये दोनों ही चीजें सही हैं कि द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्राह्मी एंड खरोस्ती। स्क्रिप्ट तो ब्राह्मी थी लेकिन लैंग्वेज जो था नॉर्दर्न पार्ट में प्राकृत था, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था यहाँ पे ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज का यूज किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी पूछा गया, लेकिन इसको एक्स्ट्रापोलेट करके आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेडी रह सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपको सही है। नाउ जो दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन तमिल लैंग्वेज आर कॉपर प्लेट ग्रैंड्स। यहाँ तमिल लैंग्वेज के बारे में बोला गया कि कॉपर प्लेट ग्रैंड्स जो कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है। नाउ तमिल के कॉपर प्लेट के ग्रैंड्स तो सही है, लेकिन इनका टाइमलाइन थोड़ा सही नहीं है। जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो 6th सेंचुरी सी के अराउंड, एडी के अराउंड दिया गया है। रेदर जो ऐसे तमिल इंस्क्रिप्शन है, राइट, वो
3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड ही पाए गए थे, तो ये स्टेटमेंट 2 आपका जो है गलत हो जाता है। ये कॉपर प्लेट ग्लैंड जो है जनरली ब्राह्मणों को कुछ लैंड जो है ग्रांट किया जाता है, उसको ब्रह्मदेव बोलते हैं, उनके बारे में इन कॉपर प्लेट्स में जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन ये अर्लीस्ट नहीं है, राइट। ये 6th सेंचुरी के आसपास, 5th 6th सेंचुरी के आसपास, इससे पहले भी कॉपर प्लेट ग्लैंड से पहले भी मेटेलिक जो पॉट्स होते हैं उन पे इंस्क्रिप्शन लिखा गया है तमिल लैंग्वेज में, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो जाता है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पूछ रहा है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यू कैन सी ये कॉपर प्लेट है, राइट, ऐसे छल्ले में ऐसे इसको रखा गया और ये सारी इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिखी गई है, और यहाँ पे ये आपका बोलता है द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, यहाँ पे यू कैन सी फ्रॉम कर्नाटका और फ्रॉम 6th सेंचुरी सी के अराउंड ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। बियॉन्ड अशोका के टाइम पीरियड में बताया कि अर्लीस्ट है, अर्लीस्ट पार्ट में यही पाए गए थे आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट अलॉन्ग विद द प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, और जो दूसरा आपका खरोस्ती स्क्रिप्ट जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में पाई गई थी। और ये 1837 में जेम्स प्रिंसप ने जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया था कि आखिर इस पर क्या लिखा है। Brahmi script is the oldest writing style in India, written from left to right, similar to Hindi, left से right Brahmi script लिखी जाती थी, BLR you can see Bangalore। तो and beyond earliest known Tamil inscriptions are from 3rd century BC। 3rd century BC में है, rather ऐसा कॉपर प्लेट ग्लैंड जो आपका 6th century C में दिया गया, तो उससे पहले। तो इस हिसाब से आपका जो है स्टेटमेंट ए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। Proceeding to the next question, next question देखते हैं क्या है। The next question says that the Dakshinamurti form of Shiva represents option A, that is cosmic dancer, option B, that is ferocious warrior, option C, that is universal teacher, and option D, that is lord of beast। इन 4 ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो शिव का दक्षिणामूर्ति फॉर्म है वो किससे एसोसिएटेड है। नाउ इस क्वेश्चन को ऑफ रिसेंट यूपीएससी ने एज डिस्कस की कुछ थीम्स यूपीएससी बेस्ड हमें लिए हैं जो कि रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो उस पे बेस्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड मोर स्पेसिफिक सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो पिछले 2-3 सालों में अगर आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया हो तो ऐसे टेम्पल रिलेटेड या वर्शिप रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ रैंडम यूपीएससी पूछती रहती है आपकी जर्नल अवेयरनेस चेक करने के लिए कि आप कितने अवेयर हैं अपने सराउंडिंग में। नाउ यू कैन सी कि दक्षिणामूर्ति फॉर्म ऑफ शिवा दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि शायद आपने कहीं पढ़ा हो, अगर अवेयरनेस है तो वेल एंड गुड है। तो उसको कॉमन एप्टीट्यूड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दक्षिणामूर्ति जो है इसको हम थोड़ा सैग्रीगेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सी कि ये दक्षिणा टर्म यूज किया गया है, यानी कि दक्षिणा टर्म जो है यहाँ पे यूज किया गया तो ये कुछ सिग्निफाई करता है। एक तो आपका जो सदर्न डायरेक्शन है उसको सिग्निफाई करता है, दक्षिण जो फेस डायरेक्शन है उसको सिग्निफाई करता है, और दूसरा इसको थोड़ा और एलिबोरेट करते तो दक्षिणा के बारे में बोलता है। दक्षिणा मतलब कुछ ऑफर करना। पहले आप देखते थे ऋषि मुनि या जो भिक्षुक होते थे उनको दक्षिणा देना होता था, तो ये दक्षिणा के बारे में कुछ सिग्निफाई करता है, यानी कुछ ऑफर करना, राइट। तो 4 ऑप्शन देखें और इसमें देखें कि कुछ ऑफर करना, दक्षिणा एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, तो इन 4 ऑप्शंस में आपको मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन कौन सा लगता है? ऑप्शन ए, क्या कॉस्मिक डांसर से ये दक्षिणा टर्म आपको एसोसिएटेड लगता है? लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, राइट। ऑप्शन बी आपका फेरोशियस वॉरियर, ये भी थोड़ा लीस्ट लगता है कि फेरोशियस वॉरियर का दक्षिणा टर्म से कुछ ऑफर करने से रिलेटेड, नॉलेज ऑफर करने से रिलेटेड क्या हो सकता है ना। ऑप्शन सी जो है यूनिवर्सल टीचर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। यूनिवर्सल टीचर माना जाता है दक्षिणामूर्ति फॉर्म ऑफ शिवा। भगवान शिव की जो दक्षिणामूर्ति का फॉर्म है उसको जो है यूनिवर्सल टीचर की जो संज्ञा दी गई है। ऐसा माना गया है कि ये दक्षिणामूर्ति का फॉर्म जो टीचर है योग का, म्यूजिक का, विजडम का एंड सोर्स ऑफ द शास्त्र, जो डिफरेंट हमारे शास्त्र हैं उनका एक सोर्स है ये भगवान शिव की जो दक्षिणामूर्ति है, और ये दक्षिण के डायरेक्शन में फेस करता है, इसलिए भी इसको जो है दक्षिणामूर्ति बोलते हैं। यू कैन सी इन दिस इमेज के भगवान शिव की दक्षिणामूर्ति फॉर्म बनाई गई जिसमें ये अभय मुद्रा पोज में इनका ये जो हैंड है, एंड बियॉन्ड ये आपका जो है बेनियन ट्री की जो लीव्स हैं, बनियान के पेड़ के नीचे जो है इनका जो ये आइडल है वो रखा गया है, और इनके गले में जो है ये ऐसा सरपेंट जो सांप बना गया है वो तांत्रिक नॉलेज को, तांत्रिक विद्या को डिस्प्ले करता है।
माला और द स्नेक, और जो फायर है इनके सराउंडिंग में जो फायर जल रही है वो सिग्निफाई करती है इग्नोरेंस को खत्म करने के लिए, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस को खत्म करने के लिए, जो अज्ञानता का भाव है वो जो इनके समकक्ष दिया जल रहा होता है वो उसको सिग्निफाई करता है कि उस अज्ञानता के भाव को जो है खत्म करेगा। तो दक्षिणा मूर्ति फॉर्म ऑफ जो लॉर्ड शिवा है वो यूनिवर्सल टीचर की संज्ञा इसको दी गई है। तो विजडम, नॉलेज, ज्ञान, इन सब चीजों का सोर्स जो है दक्षिण डायरेक्शन या दक्षिणा जो है ये आपका देता है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिसेंट यूपीएससी ने अपने एक एग्जामिनेशन में पूछा था, और ऐसे नेचर ऑफ द क्वेश्चन शायद आपसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इन टर्म्स पे बेस अपने कॉमन एप्टीट्यूड को लगा के आप शायद कहीं ना कहीं प्रोबेबल ऑप्शन को, अब कोई कॉन्क्रीट तो नहीं हो सकता लेकिन प्रोबेबल आंसर को जो है आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, इसको देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें स्टेटमेंट 1 आपका है द कांग्रेस रेडियो वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट टू स्प्रेड मैसेज ऑफ इंडिपेंडेंस। कांग्रेस रेडियो जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पे इंडिपेंडेंस का मैसेज स्प्रेड करने के लिए बनाया गया था। इससे एसोसिएटेड पर्सनालिटीज जो स्टेटमेंट 2 में बोला है, उषा मेहता, बाबू भाई खाकर, विडल भाई जावरी एंड चंद्रकांत जावरी प्लेड वाइटल रोल्स इन ऑर्गेनाइजिंग कांग्रेस रेडियो। कांग्रेस रेडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ पर्सनालिटीज के नाम दिए गए हैं कि क्या ये इनसे एसोसिएटेड है, इन्होंने जो इस कांग्रेस रेडियो के ऑर्गेनाइज करने में भूमिका निभाई थी। स्टेटमेंट 3 बोलता है टू इवेट डिटेक्शन बाय द ब्रिटिश द रेगुलरली चेंज ट्रांसमिशन लोकेशंस। क्या ये इंडिविजुअल जो है अपने ट्रांसमिशन लाइन को रेगुलरली चेंज करते थे ताकि अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की नज़र इन पे ना पड़े? क्या ये सही स्टेटमेंट है? चौथा जो है आपका द ऑपरेशन वॉज एक्सपोज व्हेन नरीमन प्रिंटर वॉज कैप्चर्ड। एक स्टोरी लाइन बेस्ड ये क्वेश्चन है, राइट। तो ये पूछ रहा है कि क्या नरीमन प्रिंटर जब कैप्चर हुआ था तो ये पूरा जो कांग्रेस रेडियो वो एक्सपोज हुआ था? ये चारों स्टेटमेंट आपको देखना है और इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टेटमेंट इनमें से गलत हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है तो एक्साइटमेंट में करेक्ट ऑप्शंस को आप यहाँ पे मार्क न कर देना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि क्या पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में क्या दूसरा और चौथा गलत है, ऑप्शन सी क्या चारों के चारों ही गलत है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ यहाँ पे जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ये क्विट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में आपको बताया गया है कि क्विट इंडिया के मूवमेंट के टाइम पीरियड पे कांग्रेस रेडियो जो है ऐसा जो मूवमेंट या ये एक्टिविटी जो है शुरू की गई थी। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस ये है कि ऑफ अ रिसेंट इस इंसिडेंट से रिलेटेड बॉलीवुड में एक मूवी आ रही है सारा अली खान की, राइट। उषा मेहता से एसोसिएटेड वो उसका किरदार निभा रही है। तो एक करंट न्यूज में था ये पर्टिकुलरली जो इंसिडेंट है रेडियो मूवमेंट, जो कांग्रेस रेडियो मूवमेंट, ये इन न्यूज रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और इन केस करंट थीम पे यूपीएससी क्वेश्चन पुटअप करता है तो इस टॉपिक को आप रिवाइज करके जाए ताकि आप क्वेश्चन को हैंडल कर सके। ना क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। इसके बैकड्रॉप में जो है क्रिप्स मिशन का फेलियर, जो क्रिप्स मिशन आपका जो प्रपोजल लेके आता है उसका फेलियर है। इन द बैकड्रॉप 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो है बिगिनिंग हो चुका था। तो जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो भी उनका रूलिंग प्रोविंस था वहां पे वो क्या करते, जो भी एमेच्योर कांग्रेस रेडियो स्टेशन थे उनको वो बंद करा देते हैं, राइट। तो जब कांग्रेस रेडियो स्टेशन बंद करा देते हैं तो ऐसा मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, अपनी आवाज उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं अवेलेबल है और गांधी जी जैसे इंडिविजुअल इन्हीं रेडियो प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन करते थे अपनी बात जनता के समक्ष रखने के लिए। तो जब 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो सीक्रेटली कांग्रेस रेडियो ये जो एस्टैब्लिश किया गया था ताकि सीक्रेटली जो है आवाज जो है जनता तक पहुंचाई जा सके। और उससे कुछ एसोसिएटेड पर्सनालिटीज हैं जैसे कि उषा मेहता, बाबू भाई खक्कर, विठल भाई जावेरी एंड चंद्रकांत जावेरी, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक बार आप रिटेन कर लें कि उषा मेहता के अलावा और कौन कौन से पर्सनालिटीज इस कांग्रेस रेडियो मूवमेंट से एसोसिएटेड है। तो ये स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है।
स्टेटमेंट 3 बोलता है टू इवेड डिटेक्शन बाय द ब्रिटिश दे रेगुलरली चेंज ट्रांसमिशन लोकेशन। तो अगर नहीं भी पता है तो कॉमन लॉजिक से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये सीक्रेटली कांग्रेस रेडियो स्टेशन अंडरग्राउंड रन किया जा रहा था, तो ब्रिटिशर्स से अपनी पहचान छुपाने के लिए टाइम एंड अगेन अपने ट्रांसमिशन लाइन को ये लोग चेंज करते रहते थे। लेकिन जैसे ही ये नरीमन प्रिंटर कैप्चर होता है तो इनका ऑपरेशन जो है एक्सपोज हो जाता है और इनके अगेंस्ट में जो है केस जो है ब्रिटिशर्स जो है इंप्लीमेंट कर देते हैं। इनका ट्रायल होता है क्योंकि ये एक्सपोज कर दिया था, क्योंकि अगेंस्ट द लॉ ब्रिटिशर्स ने एक लॉ रखा था कि ऐसे एमेच्योर रेलवे रेडियो स्टेशंस नहीं रन होंगे। तो ये चारों के चारों ही स्टेटमेंट जो है आपके सही हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ देम, कोई भी गलत नहीं है, चारों के चारों ही सही है। इस टॉपिक को आप पर्टिकुलरली रिवाइज कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज आई डिस्कस कि वर्ल्ड वॉर 2 बिगिन होने के बाद ब्रिटिशर्स ने सारे रेडियो स्टेशन जो एमेच्योर रेडियो स्टेशन हैं उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था, जो भी उनके रूलिंग एम्पायर के एम्बिट में थे। लेकिन ये आपका जो कांग्रेस रेडियो स्टेशन है इसको क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे सीक्रेटली रन कराया गया और उससे एसोसिएटेड उषा मेहता, बाबू भाई खक्कर, विठल भाई जावेरी या चंद्रकांत जावेरी थे। इसका यूज जो है गांधी जी इंडिपेंडेंस आज़ादी की लड़ाई को प्रमोट करने के लिए यूज करते थे, लेकिन अपना ट्रांसमिशन लाइन ये रेगुलरली चेंज करते थे और नरीमन प्रिंटर के पकड़े जाने के बाद ये जो है एक्सपोज हो जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट केस है, इसमें जो है 5 एक्यूज हुए थे। जो कांग्रेस रेडियो केस चला था इसमें 5 एक्यूज थे। इनके अलावा नानक गनचंद अलॉन्ग विथ ये नानक चंद बंधु, इन्होंने जो है इक्विपमेंट्स, रेडियो के इक्विपमेंट इनको दिए थे। तो ये 5 इंडिविजुअल्स इस केस में जो इनका ट्रायल हुआ था, एंड में जो है विठल भाई और मोटवानी जी को चार्जेस से फ्री कर दिया गया था, वाइल उषा मेहता और बाबू भाई और चंद्रकांत इन पे जो है हार्श सेंटेंसेस लगाए गए थे, राइट। तो ये कुछ जो है क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड और कांग्रेस रेडियो से एसोसिएटेड टॉपिक देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि ये करंट न्यूज़ में रहा है। ऐसा डिस्कस कि इस पर एक मूवी आ रही है, तो इसी बिहाफ पे करंट न्यूज़ में है और इसी पर्सपेक्टिव से हमने ये क्वेश्चन डाला है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को आपको कंसिडर करना है, जिसमें पहला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि रानी चेन्नम्मा लेड द कित्तूर रिवॉल्ट ऑफ 1824 अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1824 में कित्तूर रिवॉल्ट आपका बोलता है रानी चेन्नम्मा के एक पर्सनालिटी के बारे में, और ये अगेंस्ट ब्रिटिशर्स लड़ी थी। तो क्या स्टेटमेंट 1 सही है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि शी इनिशिएटेड द रेबिलियन आफ्टर द ब्रिटिशर्स डिक्लाइंड टू एक्नॉलेज हर अडॉप्टेड सन एज अ सक्सेसर। तो स्टेटमेंट 2 जो है सक्सेसर सन के बारे में बोलता है, यहाँ शायद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। स्टेटमेंट 3 आपका बोल रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसका इन्वेंशन जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ये क्या सही है क्या गलत है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है ना। ऑप्शन स्टेटमेंट 4 जो आपका बोलता है द ब्रिटिश कैप्चर्ड कित्तूर फोर्ट इन द 3rd अटेम्प्ट इन दिसंबर 1824। तो इन 4 स्टेटमेंट को आप रीड करें, एनालाइज करें और आइडेंटिफाई करें कि कितने स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, क्या 2 स्टेटमेंट सही है, क्या 3 स्टेटमेंट सही है, या सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को पॉज करें, एक बार स्टेटमेंट को एनालाइज करें और देखें कि कौन सा कितने स्टेटमेंट इसमें से सही है। नाउ प्रोसीडिंग टू डिस्कशन पार्ट। ऑप्शन 1 जो आपका बोलता है रानी चेन्नम्मा लेड द कित्तूर रिवॉल्ट ऑफ 1824 अगेंस्ट द ब्रिटिश। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट है। 1824 में रानी चेन्नम्मा थी, अपने अडॉप्टेड सन, उनका जो सक्सेसर था, जो अडॉप्टेड सन था, उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स उसके फेवर में नहीं थे। उनका ये कहना था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग कि कोई भी रूलर अगर उसका नेचुरल बायोलॉजिकल सन नहीं है और किसी और को अडॉप्ट करके अगर सक्सेसर बनाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा और वो एम्पायर ब्रिटिशर्स के एम्बिट में आ जाएगा। इसी चीज के अगेंस्ट में रानी चेन्नम्मा जो है कित्तूर रिवॉल्ट में हिस्सा लेती हैं और 1824 में। तो इस इंसिडेंट को हुए 200 साल हो चुके हैं। ये आपका 2024 चल रहा है, 1824 में ये रिवॉल्ट हुआ तो 200 साल हो चुका है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस थीम पे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं और ये करंट न्यूज़ में भी ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी, राइट। तो ये 1824 में रानी चेन्नम्मा जो है शुरू करती हैं। और सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है क्योंकि ये रेबेलियन इसलिए किया था कि इनके जो अडॉप्टेड सन को ब्रिटिशर्स ने एज अ रियल सक्सेसर मानने से मना कर दिया था। और कई से जब रानी चेन्नम्मा उनसे एग्री नहीं करती तो कई बार जो उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है
लड़ाई चलती, रानी चेरमा बहुत ही वैलेंटली लड़ाई कंटेस्ट करती हैं, लेकिन इन द एंड तीसरे अटेम्प्ट में जो है दिसंबर 1824 में फाइनली ब्रिटिश जो है कित्तूर फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। ये चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही है। नाउ ये तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी। इन्वेंशन बताया गया है, इन्वेंशन का मतलब किसी ने शुरुआत की है, पहली बार उसकी शुरुआत की है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नाउ लॉर्ड डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से एसोसिएटेड है, लेकिन इनसे पहले भी, लॉर्ड डलहौजी से पहले भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज किया गया था। इससे पहले किसी और ने इन्वेंशन की थी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, तो इन्होंने इसका इन्वेंशन नहीं किया था, रेदर अपने टेन्योर में इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है उसको एक्सटेंसिवली यूज किया था। तो यहाँ इन्वेंशन टर्म है, ये गलत हो जाता है। इस पर्सपेक्टिव से आपका जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत हो जाता है, यानी कि आपके फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। उस पर्सपेक्टिव से आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली 3 स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट, राइट। ये एक्सप्लेनेशन है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में कि एक एनेक्सेशन पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज की थी अंटिल 1859, 1859 तक इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को शुरू किया था। अंडर द डॉक्ट्रिन कोई भी रूलर एक इंडिपेंडेंट का स्टेट का, उसकी अगर चाइल्डलेस बिना अपनी बायोलॉजिकल सन बच्चा पैदा किए हुए उसकी डेथ हो जाती है, तो जो राइट ऑफ रूलिंग द स्टेट रिवर्टेड और लैप्स टू द सॉवरेन, यानी कि जो सॉवरेन पावर है दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स, उनके पास इनकी जो है सॉवरेनिटी लैप हो जाती है। और इसी पर्सपेक्टिव से ये आपका जो है कित्तूर फोर्ट पे ऑक्यूपेशन और रानी चेन्नम्मा के बीच में जो है ये कंटेस्ट हुआ था। दीज आर फ्यू ऑफ द किंगडम जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू ऑक्यूपाई किए गए थे, ब्रिटिशर्स ने उनको ऑक्यूपाई किया था। तो ये कुछ एक बेसिक सा रिविजन है, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें क्वेश्चन आपसे बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ 2 पेयर्स दिए गए हैं और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेयर्स, कितने पेयर्स करेक्टली मैच हैं, विच ऑफ द पेयर्स गिवन आर करेक्टली मैच। यहाँ करेक्ट आपको मैचिंग देखना है। ट्राइब्स दिया गया है और उनसे प्लेस एसोसिएट बताया गया कि ये ट्राइब इस जगह से इनका संबंध है। पहला जो आपका है वो चेंचू ट्राइब के बारे में बोलता है कि ये मणिपुर से एसोसिएटेड है। सेकेंड जो है आपका शोम्पेन ट्राइब के बारे में बोलता है कि ग्रेट निकोबार से इनका रेफरेंस है। एंड ऑप्शन जो तीसरा है आपका वो चैंगपा के बारे में बोला गया है कि अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। इसमें आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि किससे एसोसिएटेड है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर्स और नन ऑफ देम। तो ये करंट से रिलेटेड इंसिडेंट है, ये ट्राइब्स ऑफ अ रिसेंट न्यूज में थी, इसीलिए इसको लिया गया है। नाउ ये चेंचू ट्राइब है, ये जो है सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, मणिपुर से इनका कोई रिलेवेंस नहीं, इनका सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया से इनका रेफरेंस है। एक पर्टिकुलर ट्राइब है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में लोकेटेड है, द्रविडियन ट्राइब ऑफ आदिवासी, लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड ओडिशा। ये एक माइग्रेटरी फॉरेस्ट्री ट्राइब है जो कि वुड्स पे, लकड़ियों पे डिपेंडेंट होती हैं और खेती नहीं करती, कल्टीवेट नहीं करती, लैंड को कल्टीवेट नहीं करती, रेदर फॉरेस्ट में जो वुड्स हैं वहाँ पे जो है अपनी उसके लिए अपने पे जीविका पे जो डिपेंडेंट होती हैं। और ये मोर स्पेसिफिक हंटिंग और गैदरिंग करती हैं, जो हमारे स्टोन एज टाइम पीरियड पे जो इंडिविजुअल्स अर्ली मैन करते थे, सेम वो अभी चेंचू ट्राइब भी करती है। तो इसलिए ये न्यूज़ में रही हैं, इनकी कुछ प्रथाएं हैं जो ऑन न्यूज़ थी, इसी पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को डाला है। मोर स्पेसिफिक इनका जो लोकेशन रीजन है वो द्रविडियन आदिवासी हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड ओडिशा में लोकेटेड है। नाउ जो चैंगपा ट्राइब है, यहाँ हमने देखा चैंगपा ट्राइब के लिए आपका जो है अरुणाचल प्रदेश मेंशन है, तो ये भी आपका गलत है। पहला और तीसरा गलत है। चैंगपा ट्राइब न्यूज में इसलिए रहा था कि ये चैंगपा ट्राइब जो है लद्दाख में, मॉडर्न डे जो लद्दाख है वहां से इनका लोकेशन है, इस प्लेस से एसोसिएटेड है। न्यूज में इसलिए था कि लद्दाख रीजन के जो सोनम वांगचुक हैं, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके बिहार पे 3 इडियट मूवी बनी थी, उन्होंने ऑफर रिसेंट जो एक स्ट्राइक, एक प्रोटेस्ट किया था इस आपकी चैंगपा ट्राइब से रिलेटेड कि वहां पे गवर्नमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, बॉर्डर एरिया है लद्दाख का, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जो चैंगपा ट्राइब है इनको कुछ हार्म पहुंच रहा है, और इसी पर्सपेक्टिव से उन्होंने कुछ स्ट्राइक प्रोटेस्ट किया था और इसी बिहार पे ये न्यूज में था। तो ये जो है आपका लद्दाख से रिलेटेड है रेदर देन अरुणाचल प्रदेश। इनकी की फीचर ये है कि ये तिब्बतन रीजन जो है, क्योंकि उनसे बॉर्डर शेयर करते तो लिंग्विस्टिक कल्चरल एफिनिटीज हैं, सेमी नोमैटिक हैं, और सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लद्दाख में जो है इनका लोकेशन है।
हाई एल्टीट्यूड पे रिसाइड करते हैं, पैस्टोरलिस्ट हैं, चरवाहे हैं, भेड़ वगैरह, याक्स एंड गोट्स का ये जो है रियरिंग करते हैं, और 4500 मीटर जो है हाइट पे मीन सी लेवल पे ही रहते हैं। तो इनका एसोसिएशन जो है लद्दाख से रिलेटेड है ना। जो दूसरा ऑप्शन था शोम्पेन ट्राइब, ये यूपीएससी में ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आई होप कि इसकी आंसरिंग आपने आसानी से की होगी कि ये जो है ग्रेटर निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, और ये ऐसे ट्राइब है जो वर्ल्ड की मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स में इनका जो है कंसिडर होता है, राइट। अर्थ की मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स में इनका कंसिडरेशन 2014 के जब इलेक्शन हुए थे, राइट, जनरल इलेक्शन, तो ये शोम्पेन ट्राइब ने पहली बार अपनी वोटिंग राइट को एक्सरसाइज किया था। इस बार भी जो अभी कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में इलेक्शन कंप्लीट हुआ उसमें 3 आई थिंक शोम्पेन ट्राइब से इंडिविजुअल्स है जिन्होंने वोट किया है, तो इस बिहाफ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं, और जो अपनी हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, राइट, फ्रूट्स वगैरह जो भी जंगल में अवेलेबल है उनसे अपना जीविकोपार्जन करते हैं, और ये मोस्ट आइसोलेटेड टाइप है। तो ये जो है आपका इस पर्सपेक्टिव से ये सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, शोम्पेन ग्रेटर निकोबार में लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट 2 सही है, और पहला और तीसरा जो आपका गलत हो जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से आपका ऑप्शन ए ओनली 1 पेयर इज द करेक्ट ऑप्शन।